बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है। आज के प्रोग्राम में हम खबरें भी शामिल करेंगे, सेगमेंट्स भी, और आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन हमेशा की तरह आगाज़ होगा प्रोग्राम का आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, छठा वो शख्स, मैं वो हदीस बयान कर रहा था कि वो 7 अफराद जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, उनमें से छठा इंसान वो है जिसको किसी हसब नसब खूबसूरत खातून ने ज़िना की दावत दी हो और ये उस मौके पर कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है। मेरे भाइयों, नमाज़ पढ़ना आसान है, ज़कात देना आसान है, इस मौके पर अपने आप को गुनाहों से बचाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह मुझे भी आपको भी गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने अर्श का साया नसीब फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी आज की अच्छी बात, और अब शामिल कर लेते हैं आज के मौसम की सूरत हाल। जी, हमारे साथ कोमल मौजूद होगी। कोमल की तरफ चलते हैं। कोमल, बताइए आज मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल अना, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो 177 रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि शहर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका जो देखा जा रहा है वो माल रोड है, जिसका इक्वालिटी इंडेक्स 315 है। US कौंसलेट का 259 है, लाहौर अमेरिकन स्कूल का 230 है, FC कॉलेज का 191 है, कोट लखपत का 190 है, मॉडल टाउन का 186 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज शहर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अच्छा खासा इजाफा देखने में आ रहा है उसमें भी, जिसकी वजह से जो है माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। बार बार हिदायत इसलिए की जाती है ताकि शहरी खुद का ख्याल रख सकें। लाहौर के मौसम के हवाले से बात करूँ तो आज शहर लाहौर का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क है। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त वाही का दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है 73% और हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कल शाम के औकात में हल्की फुल्की बारिश जो है वो शहर लाहौर और इसके गिरदोज़वाह में देखी जा सकती है। और आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि आज दिन भर जो है वो मौसम जो है वो इसी तरह अपने रंग दिखाएगा और मतला जो है वो फोगी रहने वाला है। जी बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल बताई हमें। हमने चलना है जी अपनी स्टोरीज की तरफ, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाना है, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज की तरफ हमने जाना है। पहली खबर क्या है जी, इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 शादी हॉल्स सील किए गए हैं। इसके बाद जी हमारी अगली खबर है, जखीरा अंदोजी करने वाले जेल जाएंगे। 50 पुरानी मेट्रो बसों को फीडर रूट पर लाने का फैसला किया गया है। इसके साथ बात होगी जी गैर कानूनी डंपिंग पर सोसाइटीज़ के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। ये हमारी खबरें होंगी, इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। अब मैं इसको क्या कहूँ, सिप्रा साहब आपसे आगाज कर लेते। देर आयत दुरुस्त आयत, क्या ये वाकई फिर ये सिर्फ अल्फाज का खेल ही है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जो सील हुए हैं इनको डी सील नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि 2-3 रोज़ बाद जब फ़ाइन होता है और जो फ़ाइन आपको लगाया जाता है, जब उसकी पेमेंट होती है तो उसके बाद इसको डी सील कर दिया जाता है। या फिर कोई ऐसा आदमी जो ये कहता है कि किसी अदालत में चला जाए तो अदालत के हुक्म पर भी उसको डी सील कर दिया जाता है। बात यह है कि आज हम बात किसकी कर लें कि इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। उसकी वजह से कोविड अगर फैल रहा है और शादी हाल देखें गवर्नमेंट ने बैन किया, उसके बावजूद अगर वहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, उसके बावजूद इज्तिमात हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ना आवाम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, ना रियासत उस तरह आई है। चलें ठीक है, आपने ठीक कहा कि कुछ देर बाद अगर उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और इस तरह जो शादी हाल इनको सील करना शुरू कर दिया है, तो मेरे ख्याल में
इसको सील करने की बजाय आप इनको पहले ऑन बोर्ड लें। आपकी एसोसिएशंस हैं ना मौजूद, सील करें, ऑन बोर्ड लें। मुझे हुकूमत की दोहरी पॉलिसी नहीं समझ आती है। मैं तो नहीं सरकारी इदारों का विजिट करती, आप हर रोज ही करते हैं, साइज साहब भी करते हैं। और मार्केट्स तो जाती हैं? हाँ जाती हूँ, जरूर। बाजार भी जाती हैं? बिल्कुल जाती हूँ। वहाँ कहीं आपको SOPs पर अमल दरामद होता नजर आता है? शादी हॉल्स में पब्लिक डीलिंग वाले जितने हमारे इदारे हैं वहाँ पर SOPs का नामो निशान नहीं है। आप जाके लोगों को शादियों में परेशान कर रहे हैं, ये क्या सही है? देखें, किसी को खुशी है उसकी खराब करना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन देखें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप इनफरादी तौर पर एक सेक्टर को पकड़ लें और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें तो ये फिर मुनासिब नहीं है। वो आसान टारगेट है, चूँकि इजी टारगेट है। जो मार्केट्स में अगर आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो वो मुश्किल होगा, और वहाँ पे आपकी प्रेजेंस होगी तो लोग ऑटोमेटिकली हर आप चीज़ एक्साइज डिपार्टमेंट में जाते हैं, पब्लिक डीलिंग है, रोजाना हजारों लोग आते हैं, SOPs फॉलो कराए जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुमकिन नहीं वहाँ पे। और किसी जगह मार्केट में गवर्नमेंट करवाएगी तो हर जगह पे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। हाँ, दैट इज माय पॉइंट ना, कि जहाँ हर रोज हजारों लोगों ने जाना है वहाँ का आपको पता नहीं, आप शादी हॉल्स पे जा, वहाँ पे आपकी डेटरेंस होगी तो लोग ऑटोमेटिकली हर जगह पे कोरोना SOPs बरामद भी करेंगे, मास्क भी लगाएंगे। लेकिन जिस तरह सिपरा साहब डिफेंड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ शादी हाल पे ही फोकस किया हुआ है, चूँकि वो इजी टारगेट है। वहाँ पे एक बंदा जाता है, देखते हैं जी वो 4 लोगों ने मास्क नहीं लगाया, या 10:10 हो गए हैं, दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, दूल्हे के वालिद के खिलाफ करवा दिया, उसको TV पे चलवा दिया। जो असल काम है वो करते नहीं। अच्छी खासी किसी को खुशी में आप परेशानी डाल देते हैं। देखिए, बात करने का बुनियादी तौर पर मकसद या इन कार्रवाइयों का मकसद क्या होता है कि आपने इस जो बीमारी है इस पर काबू पाना है, और उसके लिए आपको मास्क पहनना है, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, बीमारी को तो हमारी सोसाइटी जो है वो बीमारी मानती नहीं, वो तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गई है। वो तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये SOPs बनाने में छोड़ दें, ये NCOC के इजलास और उसके बाद नोटिफिकेशन, जैसे आप देखें ना, और उसके बाद सारी चीजें करना छोड़ दें, फिर अगर नहीं मानते तो हमारी आवाम जो है 14 अगस्त को किस तरह निकलती है, सारे सड़कें ब्लॉक कर देती है, हर चीज़ बंद होती है। ईद के दिनों में देख लें किस तरह की खुशी होती है। उसी तरह उन्होंने कोरोना को भी जो है वो एक एंटरटेनमेंट बना लिया है। सिपरा साहब, वो तो मैं वैसे तो ये किसकी नहली है? गवर्नमेंट। आपकी रियासत इसकी जिम्मेदार है कि उन्होंने आवाम लेकिन जो अना कह रही है कि सिर्फ मैरिज हाल पे फोकस कर रहे हैं तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि किसी की खुशी जो है हम उसको खराब करना तो ये मुनासिब नहीं है ना। कितने साल एक बंदा इंतजार करता है, उसकी शादी हुई है, और फिर कितने साल उनके वालिदैन जो है वो पैसे जोड़ते हैं। तकरीब है और आप खुद SOPs पर अमल दरामद कर लेंगे। इतने गेस्ट आपने बुलाए हैं, कोई एक आधा या कोई 10-15 लोग अगर नहीं कर रहे, उसकी वजह से आपका पूरा इवेंट खराब होकर रह गया है, किसका कसूर? नहीं, इंडोर तो वैसे भी पाबंदी है ना, आपने आउटडोर अब करना है। बिल्कुल। अगर उसके बावजूद शादी हाल वाले उसकी इंडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसकी बुकिंग भी कर रहे हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में इनको अच्छा है, मुनासिब है कि इनको सील करें। लेकिन ये उस वक्त में भी होता रहा है जब 2019 में जब कोरोना अभी नया नया आया था, तो उस वक्त भी इंडोर जो शादी हाल है वो खुफिया तौर पर चलते थे। और आज तो जिस तरह साई साहब कह रहे हैं कि हमने कोरोना को जो है वो तो उसको समझा ही कुछ नहीं है, तो आज भी वही हालात हैं। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है कि आप शादी हाल या मसाजिद में समाजी फासलों की बात कर लें कि बुजुर्ग जो अफराद हैं या किसी को खांसी बुखार है तो वो ना आए, तो वहाँ पर तो आप इसको अमल दरामद इसका करवा सकते हैं। बुनियादी तौर पर कहाँ रश कहाँ है? आपके बाजारों में है, मार्केट्स में रश है, और आइंदा आने वाले दिनों में अभी देखिए रमजान शरीफ आ रहा है, फिर ईद आनी है, तो ये अगले 1.5-2 महीने जो है इसमें फिर और रश बढ़ेगा। चैलेंजिंग टाइम आपका अब स्टार्ट होने वाला है। तो फिर मुझे बताएं कि अगर आज मैं इसलिए इन एसोसिएशंस की बात करता हूँ कि जब एक दुकान को सील किया जाता है या बाजार बंद किया जाता है तो यही ताजर बरादरी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है कि हमारा टारगेट हमें किया जा रहा है, हमारा रोजगार बंद किया जा रहा है। आज अगर इनको ऑन बोर्ड लिया जाए और कहा जाए कि SOPs पर अमल दरामद करें, अदरवाइज पूरी मार्केट सील होगी, तो फिर मेरे ख्याल में हालात ठीक होंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि साई साहब आप थोड़ा पुलिस को भी डिफेंड करेंगे, यहाँ क्या है कि बंद होती है, पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं, अंदर शटर डाउन जो है वो आपकी शॉपिंग चल रही होती है। ये तो हमें तो फिर ये आवाम तो मजाक उड़ाती है। हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे भी, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे जिन्होंने इस चीज पर अमल दरामद करवाना है, वो मास्क का इस्तेमाल शुरू हुआ कि मास्क लाजमी पहनते, आपने 100-200 रुपया लेना शुरू कर दिया, मास्क जिसने नहीं पहना आप उसको छोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे ये बताएं कि इस चीज को आप जरिया मुआश बना लें, इनकम का जरिया बना लें कि हमने इससे रिश्वत ही लेनी है, पैसे ही कमाने हैं, तो फिर मुझे बताएं जब आपके जो इदारे हैं जिन लोगों ने इस पर अमल दरामद करवाना है वो सीरियस नहीं है, तो आवाम किस तरह होगी? आवाम को तो यही इसी तरह चलता रहेगा। 2 करोड़ आवाम है लाहौर की। अगर आप मार्केट्स में
पुलिस की जानब से या ज़िली इंतज़ामिया की जानब से इस पर अमल दरामद करवाया जाए, एक खौफ की फ़िज़ा बनाई जाए कि ये इस बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं। जब इंतजामिया ने चाहा था कुछ करना, तब हमने देखा भी लोगों में हुआ था, अब नहीं हो रहा। अब वो 10-12 दिन का खौफ था। हाँ, वो एम्बुलेंसेस का खौफ था, मैंने रास्ते में आते हुए देखा, आती थी जब मैं हर्डल्स लगाई जाती थी, आपके ट्रैफिक वार्डन्स रोक के लोगों को देख रहे होते थे कि किसी ने मास्क गाड़ी में पहना। ये एक रियासत आपकी एक्टिव थी ना, एक तासुर जा रहा था कि कोई अमल दरामद करा रहा है SOPs पर। अब तो कहीं पे भी नहीं नजर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीरो। अब आप कह रहे हैं फ्री मास्क की कैंपेन शुरू हो रही है, बावजूद इसके आप किसी को मास्क पहने नहीं देख रहे। मुझे तो उन लोगों पे हैरानगी होती है जिन्होंने पॉकेट में मास्क रखे होते हैं या चिन पे रखे होते हैं, हाथ में उन्होंने लटकाए होते हैं। सिप्रा साहब की बात में वजन है कि सिर्फ जो है वो मैरिज हॉल पे फोकस कर रहे हैं, और ये अगर यही काम यही लोग जो रात को निकलते हैं, अगर दिन को मार्केट्स में निकलें और कोई 10-12 दुकानों का चलान करें, कुछ शहरियों पे मुकदमा दर्ज हो, बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उन पे जाएं, ये चीजें ब्रांड्स हैं उन पे जाएं, जहाँ पे सिर्फ एक आपने प्रिंट निकाल कर लगाया हुआ है, लेकिन उस पर पर चलते हैं इनके, वहाँ पे पर चलते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो तबादले हो जाएंगे, नौकरी नहीं तो फिर खुशी क्यों खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसे यही मेरा पॉइंट है ना, आपका बाजारों में ध्यान है, ना आपका कोई सरकारी इदारों में ध्यान है, आपने सिर्फ शादी हॉल्स को पकड़ लिया और यहाँ पे कार्रवाई होंगी। खैर, हम इस खबर को वाइंड अप करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात होगी, अहम मुलाकातें जो आजकल चल रही हैं, कुछ सियासी हलचल भी है और हर तरफ चहम गोइयां भी हो रही हैं कि क्या होने जा रहा है। बाज़ जगहों पर यह कहा जा रहा है, शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये सिर्फ मीडिया ही खेल रहे हैं। असल में क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब प्रोग्राम में बात होगी ऑपोजिशन की बड़ी बैठक की। हर जानिब चहम गोइयाँ हैं और हुकूमती जो अरकान हैं उनकी जानिब से इसको सिर्फ ये भी कहा जा रहा है कि ये मीडिया पर आने के बहाने हैं। असल में क्या है, इम्पैक्ट क्या जा रहा है, क्या वाकई ही ये एक अहम मुलाकात कोई रंग लेकर आएगी? साई साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि जरदारी साहब के कपड़े फटे हैं कि नहीं फटे, क्योंकि मियाँ साहब ने कहा था कि मैं उनको बहुत घसीटूंगा। हाँ। तो सिप्रा साहब कल थे ड्यूटी पे ये तो वो बता सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये टाइम है प्रेशर बिल्ड करने का। अब अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं पहले भी इकट्ठी हुई थी, लेकिन जो उन्होंने किया आपने भी देखा, हमने भी देखा। गवर्नमेंट मुझे लगता है अपने 5 साल पूरे करेगी, चाहे हम रहें ना रहें, अवाम या करवाई जाएगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आज अगर हम इकट्ठे ना हुए तो कौम हमें माफ नहीं करेगी। जाती मुफादात हैं इनके, माजरत के साथ जाती हमेशा होते हैं। देखें, फ्रेंडली अपोजिशन चल रही है, 3.5 साल हो गए हैं, आज तक अपोजिशन ने क्या किया है कि मुझे अभी सेनेट का हालिया जो हुआ है उसमें आप देख लें कि आपकी अक्सरियत होने के बावजूद अकलियत में बदल जाए और आपका अपोजिशन लीडर भी ना आए वहाँ पे, तो फिर मुझे बताएं कि अपोजिशन किस तरह अपनी अपोजिशन कर रही है। बात करने का मकसद ये है कि हुकूमत को अगर टफ टाइम देना है तो PDM बनती है, कोई लॉन्ग मार्च की बात होती है, कभी इस्तीफों की बात होती है, कभी कहा जाता है कि इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली PDM जो है उनके 2 सियासी पार्टियों के इख्तलाफात होते हैं और उसके बाद वो खत्म। लेकिन हमारी ये दुआ अब ये मुलाकात क्या है, बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत जो कहती है कि नून में से शीन निकल रही है, या फिर पीपल्स पार्टी जो शीन में से नून निकल रही है, या फिर अब वो असल में वो मसला था। इन सबसे बेहतर अपोजिशन जो है वो PTI की है। PTI ने देखे ना अपोजिशन करके दिखाई है, वहाँ पे पूरा इतना लंबा चौड़ा इन्होंने कंटेनर लगा के दिखाई है। सही साहब, उन्होंने अपोजिशन करके दिखाई है, फिर उन्होंने हुकूमत भी करके दिखाई है। वो बड़ा टफ टाइम देते थे। ये तो सिप्रा साहब वाली बात ठीक है ना, बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन है, कोई 2 माह बाद या 6 माह बाद एक स्टंट कर दिया, फिर आप मीडिया पे चलते रहे और उसके बाद फिर आप खामोशी से बैठ गए। अवाम चाहे मर रही है, बाद में आप कहेंगे कि हमें कल की जो ये हफ्ते को जो मुलाकात हुई है इसमें लोग आउटपुट देख रहे थे, हुकूमत का ध्यान भी उसी तरफ था कि आसिफ अली जरदारी खुद आए हुए हैं, शहबाज शरीफ हैं, फिर मरियम नवाज का था, गैर मौजूदगी पे बहुत सारे लोग सवालात भी उठा रहे हैं। अच्छा, अब 2 बड़ी सियासी जो पार्टीज हैं उनके जो हेड्स हैं इस वक्त मौजूद हैं, उनकी मुलाकात हुई है। उसमें आउटपुट ये देख रहे थे कि क्या नया बयान आएगा। नया बयान कुछ भी नहीं आया कि आज हमें कौम माफ नहीं करेगी, ठीक है, हमें हुकूमत को टफ टाइम देना है, बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं, को घर भेज देंगे। नहीं, कौन सा नवंबर आएगा? मेरे ख्याल में अगले साल का नवंबर तो वैसे ही इलेक्शन का, अब ये जो आखिरी साल है ये इलेक्शन का ही है
अब लोगों ने अपनी अपनी कैंपेन्स चलानी है, जितने अरकान असेंबली अपने अपने हलकों में देंगे। अब वो सियासत गवर्नमेंट इलेक्शन की तैयारी कर रही है अपने उम्मीदवारों को फंड देकर, और अपोजिशन तैयारी कर रही है इस तरह के स्टंट करके। इसमें या तो कोई अनाउंसमेंट होती, कोई मार्च के लिए अपनी प्लानिंग करते, कोई धरने के लिए अपनी अनाउंसमेंट होती, ना डेट रोटी खाई ना मार्च का, वही आपका रोटी खाई अनाउंसमेंट हुई। प्यार से मियां साहब ने जरदारी साहब को घसीटा और टेबल तक लेके वहाँ पे खाना खिलाया और घसीटते हुए वापस जोहराना हुआ और बारबेक्यू से तवाज़ो की गई, मटन बिरयानी से तवाज़ो। जरदारी साहब अपना खाना लाए थे। अच्छा, हाँ, परहेजी खाना अपना लाए हुए साथ में। और वो बड़े वफादार आदमी है, उनको पता है कि किस तरह चलना है। वो अच्छी शाट खेलते हैं। मियाँ साहब जो नून लीग है ना, उसको अब समझ नहीं आ रही उसने क्या करना है। बेसिकली उनको आदत हो गई है गवर्नमेंट में रहने की। अब अपोजिशन में 3.5 साल गुजर गए हैं, वो अब समझ नहीं आ रही किस तरह वापस आया जाए। और नून और शीन वाली जो बात है, जब तक ये इकट्ठी नहीं होगी या आपस में बिल्कुल ये एक दूसरे से लहदा नहीं होंगे, तब तक मेरा ख्याल है इनका गवर्नमेंट में आना मुश्किल है। कोई फायदा आवाम को होने वाला है? देखिए, इनको तो ज़रूर शायद कहीं ना कहीं सियासी तौर पे फ़ायदा होगा, आवाम को कोई नहीं होने वाला। देखें, ये लोग कह तो देते हैं कि आवाम की तर्जुमानी अपोजिशन करती है, लेकिन आज तक आवाम की तर्जुमान उस तरीके से बन नहीं पाई जिस तरह आवाम तवक्को कर रही है। आज महंगाई का रोना रोता है, उस पर अगर आप अपोजिशन सियासत करती रही तो महंगाई तो उसी तरह ही चल रही है ना। या कहीं उसका तसलसल कम हुआ या कहीं पर ब्रेक लगी। पीटीआई को हम इसी तरह पसंद करते थे ना, वो हम आवाम की बात करते थे, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने वही किया जो उससे पहली गवर्नमेंट्स कर रही थी। तो अब तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान जैसा हीरो जो हमें ये दिखाता था कि जो पेट्रोल जो है वो 80 रुपये बिक रहा है, इसकी बुनियादी कीमत जो है वो 46 रुपये है, मैं आऊँगा तो ये 50 रुपये का हो जाएगा। अब तो 150 से ऊपर चला गया। खुद ये कहते थे बिल जला देंगे, खुद बल्कि बिल जला दिए थे। अब ये कहते हैं कि बिजली चोरी हो रही है, फलां हो रहा है। तो उसमें जो हमारा एक तो रोल मॉडल थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। मेरा नहीं ख्याल अब कोई जो शऊर रखता बंदा है वो पीटीआई को वोट देगा। दूसरी ये पार्टी जो है मियाँ बरादरान है या पीपल्स पार्टी या फजल रहमान है, इन्होंने एक तहरीक शुरू की थी। इनमें सबसे बहादुर तो फजल रहमान साबित हुए जो लेके मार्च शुरू हो गए। बाकी पार्टियां तब भी पीछे हट गई थी, लाहौर तक नहीं कोई बंदा आया था, मैंने खुद वो सारा कुछ कवर किया था। तो हमें इनसे तो कोई तवक्को नहीं। अल्लाह करे अल्लाह ताला हमारी हालतों पे कोई रहम कर दे। बिल्कुल, अल्लाह ताला ही है। सिप्रा साहब, इस मुलाकात से ये जो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का एक इम्पैक्ट जा रहा है, अगर आप एक व्यू देखें, बैठक जो नजर आ रही है खाने पे, हुकूमत को घबराने की जरूरत है इसके बाद? वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब सबको मशवरा ये देते हैं घबराना नहीं, हुकूमत को घबराने, मेरे ख्याल में नहीं घबराने की जरूरत। देखें, ये मुलाकात जब होती है और उसके बाद एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे को सामने लाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक की जाती है, उसमें कोई ना कोई चीज़ नई दी जाती है। इस मुलाकात के बाद जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई, जो मीडिया टॉक की गई, वही ना कोई इनसाइड स्टोरी ऐसी आई, कोई इन्वेस्टिगेशन करके किसी जर्नलिस्ट की जानिब से या किसी एनालिस्ट की जानिब से सामने आई कि उसमें आउटपुट क्या था, किस बुनियाद पे था। इस तरह की कोई बात सामने नहीं है। क्या मतलब है कि वो खाना था, सिर्फ एक पैगाम था कि नून में से ना शीन निकल रही है, ना शीन में से नून निकल रही है। बुनियादी तौर पर यही था। देखें, कल आपके इनके जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के हसन खावर, उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा, बड़े आराम से कहा, उन्होंने कहा ये तो अपनी सियासत बचा रहे हैं। इस तरह के मुलाकातें करके लोगों को दिखा रहे हैं कि हम आपकी तर्जुमानी कर रहे हैं। बेसिकली तर्जुमानी नहीं कर रहे, तो कोई नहीं कर रहा, सियासत अपनी बचा रहे हैं। हमारे पास बहुत शुक्रिया आपका साई साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ ताजिर कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से। मार्केटों में किन मसाइल का सामना है और इन मसाइल के साथ कारोबार करना कितना मुश्किल है। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी। राना मोहम्मद नदीम अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इनके बारे में बताती चलूँ। प्रेसिडेंट टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान है। अपने मेहमान को खुश आमदीद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, मौजूदा महंगाई की सूरत हाल से हर तरफ कहा जा रहा है कारोबार मुतासिर हैं। मानते हैं आपके कारोबार बहुत मुतासिर हो रहे हैं? देखिए जी, ये तो जो हालात गवर्नमेंट ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि ताजर जब से ये गवर्नमेंट आई तब से ही परेशानी का हाल है और तब से कारोबार इस नौयत पे चले गए हैं कि अब कारोबार करना नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की समझ नहीं आती हम लोगों को कि आए दिन रोज़
पॉलिसी चेंज होती है, कभी स्टेट बैंक की पॉलिसी चेंज कर दी, कभी इन्होंने IMF की पॉलिसी की वजह से FBR ने पॉलिसी चेंज कर दी। तो ये सारा इफेक्ट जो है ना ताजिर कम्युनिटी पे आती है। इंपोर्ट की पॉलिसियाँ इतनी सख्त हो गई है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही पाकिस्तान में, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आज भी एक्सपोर्ट उतनी है जितनी आज से 4 साल 5 साल पहले ही, या आज से आप पीछे 99 के चले जाएं, मुशर्रफ दौर में भी इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी चल रही थी। लेकिन क्या है कि पॉलिसी नहीं है हमारे मुल्क में कोई, तो ऐसा दूसरे मुल्क में कंट्री में आप देख लें, बांग्लादेश चले जाएं, कि उनकी पॉलिसी का एक तसलसल है, जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ वो एंगेज रहते हैं। यहाँ पर क्या है मसला है कि यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी को एंगेज नहीं करते, खुद से पॉलिसियाँ ऊपर से ला के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दीजिए, जो कि ग्राउंड रियलिटी को सपोर्ट नहीं करती। इसी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सही, यानी आपका कहना ये है कि जब भी कोई पॉलिसी हुकूमत की जानिब से बनाई जाती है तो बिजनेस कम्युनिटी को लूप में नहीं लिया जाता, इसी तरह खुद से ही फैसले करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नुकसान। बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि यहाँ पर चैम्बर्स हैं, फेडरेशन चैम्बर है, लाहौर चैम्बर है, कराची चैम्बर है। जब तक आप इनको साथ अपने पॉलिसी बनाने में इनको साथ नहीं आप लेंगे, तब तक ये बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं होंगे। IMF का बनाया हुआ बजट आप हम पे मुसल्लत कर देते हैं, IMF की पॉलिसियाँ हम पे मुसल्लत कर देते हैं। इसी वजह से जो बिज़नेस कम्युनिटी ना बहुत ज़्यादा परेशानी के हाल में है, और आज हालात है कि इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। और सबसे बड़ी हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की इंडस्ट्री इस टाइम कॉटन की वजह से तकरीबन 60% इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। यान के आगे रेट नहीं है। आप फैसलाबाद चले जाएं, फैसलाबाद में आप क्या है कि लूम्स आपकी बहुत ज़्यादा बंद हो गई हैं, एम्ब्रॉयडरी के पूरे कारखाने आपको तबाही हाल का एक मंजर पेश कर रहे होंगे कि ये हालात हो गए। सिर्फ ये क्या है कि गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसियों की वजह से। ठीक है, ये गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसियाँ हैं, बिजनेस कम्युनिटी को मसाइल, किन चैलेंजेस का सामना है, क्या हालात थे, कंपैरिजन अगर करें तो अब आप किस स्टेज पर हैं? देखिए, कोविड की वजह से नो डाउट के पूरी दुनिया मुतासर हुई है, हमारा मुल्क भी उसमें मुतासर हुआ कोविड की वजह से। लेकिन ये कि कम अज़ कम हमारे गवर्नमेंट से हमें बहुत अच्छी तवक्कात भी हैं। गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अब ये जाए, जो आए हैं हमारे शौकत तरीन साहब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये हम ही में से हैं, वो भी बिजनेसमैन ही है। तो हम चाहते थे कि वो हमारे साथ मिलकर ये पॉलिसी बनाए, थोड़ा सा इम्पोर्ट को आप नरम शराइत पे उस पर काम करें, और उसमें होगा क्या कि इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री आपकी रन करेगी। इंडस्ट्री जोन जो बना रहे हैं उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को आप थोड़ी सी जो है ना रिलीफ दें, इलेक्ट्रिसिटी में दें, गैस में थोड़ी सी रिलीफ दें आप पॉलिसी, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल टोटल इम्पोर्ट होता है। रॉ मटेरियल जब हमारा लोकल सतह पे नहीं हमारे पास बना पाएंगे तब तक हम मसाइल का, और जो यहाँ पर बना रहे हैं फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री, उसको सपोर्ट गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि जो लोकल मैन्युफैक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चाइना की निस्बत हमें जो है, हमारी एक ये ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे, ताकि हम एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तो ओवरऑल महंगाई की और ताजिरों के जो इशू, मार्केट के बहुत सारे मसाइल इटसेल्फ हैं, कहीं पर तजावुज़ात हैं, कहीं पर ट्रैफिक मसाइल हैं, पार्किंग की वजह से, ये इन सारे मसाइल के साथ कारोबार करना कितना मुश्किल है? देखें जी, ये तो आपने हमारे दिल की बात क्वेश्चन बहुत अच्छा कर दिया कि लाहौर में कम से कम, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, लाहौर में आप चले जाएं, आप अंदरून लाहौर से स्टार्ट कर लें, क्योंकि जितना भी जो हब है होलसेल मार्केट का वो अंदरून में है, वो अंदरून शहर है। आप सबसे ज़्यादा मसाइल मेरे ख्याल से अंदरून शहर में ही है। अब होलसेल की मार्केटें भी अंदरून में और मसाइल भी वहीं पर ही है। मेरा ताल्लुक़ ब्रांडथ रोड से है। ब्रांडथ रोड पे आप किसी दिन आप विज़िट करें अपने कैमरामैन के साथ, तो आपको मालूम होगा वहाँ ट्रैफिक, बेतहाशा ट्रैफिक जाम रहना, कोई अपनी गाड़ी पे वहाँ पर गाहक आ नहीं सकता। दूसरी वहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो हमें वो अब लाइन ऑर्डर्स की बन चुकी है कि क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, हर दूसरा आदमी वहाँ पर दुकानें लूटने के और इस तरह के मसाइल में आ गया। वसा का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर टाइम आप आज भी चले जाएँ मेरे साथ कैमरा लेके, तो वहाँ पर गलियों में आपको निकासी का बहुत बुरा हाल है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की क्या, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की मार्केट है, जहाँ पर हार्डवेयर का सबसे बड़ा वहाँ पर बिज़नेस हो रहा है, वहाँ बेरिंग्स का सबसे बड़ा बिज़नेस एशिया में हो रहा है, वहाँ पर आपको सैनिटरी का सबसे ज़्यादा बिज़नेस मिलेगा, आपको वहाँ बेल्टिंग का बहुत ज़्यादा, लेकिन ब्रांडथ रोड आप पाकिस्तान बनने से पहले बिज़नेस का वहाँ पर वो चल रहा था। और लेकिन आज भी वो देखें ब्रांडथ रोड पे कोई ग्राहक बाहर से आता नहीं है, कस्टमर वहाँ से दुकानदारों की, जिस तरह आप लिबर्टी मार्केट को देख लें, सारे ब्रांड लिबर्टी मार्केट से निकल गए क्योंकि मसाइल की वजह से। इसी तरह हमारे ब्रांडथ रोड पे भी मसाइल है कि ट्रैफिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहना आम हो गया। पार्किंग प्लाजा नहीं है गवर्नमेंट में। सबसे पहले हम जब भी, मैंने कमिश्नर साहब से भी मीटिंग की। आप क्या समझते हैं किसकी नाकामी है इतने सारे मसाइल होना? हम बाकी मसाइल की तो बाद में बात करते हैं। आपने तजावुज़ात का जिक्र किया, आपने पार्किंग का जिक्र किया, किसकी नाकामी है ये देखिए, तजावुज़ात का तो उसमें जितनी गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ उतनी हमारी ताजिर कम्युनिटी भी उसमें शामिल है। एग्जैक्टली जब इंतजामिया से हम बात करते हैं, DC साहब से करते हैं, तो DC साहब कहते हैं कि खुद मार्केट के अपने ही लोग जो हैं
वो रॉन्ग पार्किंग की तरफ, पार्किंग उन्होंने गैर कानूनी बना रखी है, तजावुजात में वो खुद मुलव्वस है, वहाँ से कहा जाता है कि आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग कहते हैं इंतजामिया कुछ नहीं करती। गुजारिश है, मैंने ना थोड़े दिन पहले कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई एक फंक्शन में, उनसे मैंने यही बात की। मैंने कहा आप पब्लिक और प्राइवेट और इसको गवर्नमेंट को मिल के क्यों नहीं इस तरह का कोई एक बनाते हैं कि पार्किंग आप हमें जगह एक दे दें, हम खुद बना लेंगे। पार्किंग का मसला तो आपका इजी है, पर प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप हमें पार्किंग प्लाजा में बनाने दें। सब मार्केट्स के सुदूर होते हैं, उनका रोल क्या होता है, वो ये इश्यूज क्यों नहीं हल कराते हैं? देखें जी, जब तक मार्केट के सदूर के साथ इंतजामिया कोऑपरेट नहीं करेगी, ठीक है। अब टाउन इंतजामिया, क्रीम ब्लॉक हमारा एक आप छोटा सा मैं आपको दे दूं, क्रीम ब्लॉक में आप शाम को चले जाइए, वहाँ पर आपको गुजरना मुश्किल हो जाता है। वो बगैर टाउन इंतजामिया के वहाँ पर वो नजायज़ तजावुज़ लग ही नहीं सकती है। हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अक्सर मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं जी हम हटाते हैं, इंतज़ामिया के लोग आते हैं, वो फिर वैसे के वैसे। जब तक इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर लोकल सतह पर सदूर के साथ मिल के काम नहीं करेगी, जहाँ पर हमारा मसा कसूर है हम उसको देखें। तजावुजात पर बहुत सारे शोज किए हैं, ना तो आपके दुकानदार बाज आते हैं, वो कहते हैं कि हम कारोबार ना करें तो कैसे करें, फिर उन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से लोग हमारे से मंथलियाँ लेकर जाते हैं। ये दोनों तरफ से सिलसिला चल रहा है ना, कि वहाँ से लोग पैसे वसूल कर रहे हैं, यहाँ से लोग रजामंदी से पैसे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कारोबार करना है। इस तरह तो मसाइल हल नहीं होते ना। मैंने तो आपको पहले कहा, जब तक गवर्नमेंट और लोकल मार्केट से ऑनर जो उसको लोकल मार्केट के जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके साथ मिलकर कमेटी नहीं बनाएंगे, ये कमेटी एक फॉर्म कर दें, जो भी तजावुज़ात हमारी साइड से होगी हम उसको खुद हटाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन जो अगर गवर्नमेंट आके लगा, क्योंकि गुर्बत इतनी हो चुकी है, हर बंदा फट्टा लगाने के लिए, रेडी लगाने के लिए बेचारा जो ना, अब दुकान से लोग ना फ्रंट पे आ गए, जिसके पास दुकान थी, कारोबार के इस हालात में ये 2-3 सालों में ये इतना पिस चुका है कि वो बेचारा बाहर खोखे पे आ गया, खोखे वाला जो रेडी पे आ गया। ये हालात हो गए मेरे खुद के, मैं आपको जो ज़कात देते थे, ज़कात लेने वालों में बेचारे फंसे हुए हैं, ये हालात हो चुके हैं। अभी भी मैं कहता हूँ कुछ नहीं बिगड़ा, हमारी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा वो है इस टाइम के, वो चाहती है कि कारोबार को रन करें, एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन उसके लिए पॉलिसियाँ थोड़ी सी हमारे साथ मिल के अगर वो बनाएंगे तो इसमें इंशाल्लाह मुल्क की भी तरक्की होगी। एक पेज पे बैठने की जरूरत है। पार्किंग का मसला शहर की हर बड़ी मार्केट का मसला है, क्यों हम पार्किंग प्लाजा नहीं बना रहे? मार्केट्स के सुदूर, मार्केट्स में जितने बड़े दुकानदार हैं, अपने ताई क्यों कोशिश नहीं करते हैं कि एक जगह पे कोई पार्किंग स्टैंड लीगली बनाया जाए? देखिए हम तो कोशिश देखें, जहाँ पर जितनी भी मार्केट्स के आसपास है वो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की है, औकाफ की है, या बहुत सारी ऐसी लाहौर में प्रॉपर्टी है जो औकाफ की है और वैसे बेयारो मददगार पड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्पेस जगह वो दे दें, हम लोग खुद अपने प्लाजे बना लेंगे और उसमें गवर्नमेंट हमारे साथ थोड़ा सा तो ऑन बोर्ड हो। तो हमारे तो बहुत, शालमी में एक पार्किंग प्लाजा बनाया हुआ, उसको मैं कहता हूँ इसी तरह हमारा रेलवे स्टेशन के पास जगह है, पाकिस्तान रेलवे की, रेलवे पुलिस बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर बहुत अच्छा पार्किंग प्लाजा बन सकता है। हमारे लोग खुद उसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग मिलकर गवर्नमेंट के साथ बना लेते हैं। लेकिन ये मसला तो तभी हल होगा ना, बिल्डिंग्स तो हमारे साथ कमिश्नर या लोकल गवर्नमेंट मिलकर बैठेगी तो फिर ही हो गए। अब गवर्नमेंट्स को हम जाके कहते हैं कमिश्नर साहब को, वो कहते हैं हमारे फंड नहीं है। हम फंड का मसला तो हम हल कर रहे हैं। अब लिबर्टी में पार्किंग का आप जाके देख लें कि जो हालात है, अब वहाँ पर भी बहुत बुरे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निकासी आप की वजह से जो ना पुराना 22 साल से सदियों पहले का वहाँ सीवरेज डला हुआ लिबर्टी मार्केट में 4 इंच की वो पाइपलाइन है, वो अब ओवरफ्लो हो जाती है। वहाँ पर भी जितने अब अच्छे कस्टमर थे वो भी वहाँ से निकल गए और तमाम ब्रांड्स निकल गई हैं। यही हमारे ब्रांड थ्रोड का और शालमी का, शालमी हब है, लेकिन शालमी में आप देखें कि ट्रैफिक की वजह से लोग गाड़ियाँ पार्किंग ना होने की वजह से वहाँ से भी आस्ता आस्ता ग्राहक ना मूव करना शुरू कर गए। तो ये गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि आप हमारे साथ मिलें। सबसे बड़ा इदारा लाहौर चैम्बर है। आप लाहौर चैम्बर एक आपसे मुलाकात तो होती रहती है टाइम टू टाइम, कमिश्नर साहब से भी, डीसी साहब से भी, तो क्यों मामला आपका क्या, किस बात पर आकर जो है दोबारा आपको वही चीज़ें नज़र आती हैं? मेरा ख्याल है कमिश्नर साहब हमारे कैप्टन उस्मान साहब पहले डीसीओ भी रह चुके हैं, वो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह देख चुके हैं मार्केटों के मसाइल को। लेकिन उनकी भी कुछ प्रॉब्लम होंगी या कोई मसला फंड्स की होंगी या किसी तरह की गवर्नमेंट की नहीं उनकी सुनवाई हो रही होगी, लेकिन दिल उनका भी करता है कि ये मसाइल हल करूँ, लेकिन वो उनकी भी किसी हद तक जाके ना अप्रोच ख़त्म हो जाती है। तो ये हमें पंजाब गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट अभी अंडर पासिस बना रही है। अच्छा जी, एक आजकल सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि मार्केट्स में SOPs पर अमल नहीं किया जाता, और एग्जैक्टली ऐसा है भी, हम जहाँ कभी भी मार्केट पे विजिट करते हैं कहीं पर भी आपको कोविड SOPs, इस चीज़ पर क्यों अमल नहीं किया जाता? देखिए कोविड का दुकानों वाले अपनी सतह पर तो काफ़ी मेरा ख्याल बेहतर काम कर रहे हैं। कोविड की वजह से उन्होंने मास्क और सैनिटाइज़र का बहुत इंतजाम किया हुआ है, लेकिन अब जब पब्लिक आती है मार्केटों में उसका इंतजाम हमारे बस में बात नहीं है। क्योंकि आप अनारकली हर दुकानदार अपने तौर पे तो कोशिश कर सकता ना कि आपके लिए डीलिंग के लिए जो भी कस्टमर आ रहा है
मास्क की पाबंदी यकीनी बना लें, एक सैनिटाइज़र की बोतल अपने एंट्रेंस पे रख दें, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप मार्केट चले जाएं, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अक्सरियत 98% लोगों ने अपने लिख के भी लगाया मास्क बगैर दाखिला ममनू है। उन्होंने दुकानदार खुद ने भी मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइज़र भी कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को करवाना थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की सतह पे कि जो मार्केट में इन होते हैं या तो इंटरेस्ट पॉइंट पे वो उनको रोक लिया जाए कि भाई आप नहीं जा सकते। इस पॉइंट पे बाकी चीज़ों तो मैं एग्री करती हूँ कि गवर्नमेंट अगर आपने पार्किंग के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलवाई, तजावुज़ात की तरफ, इस पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से खुद दुकानदारों को एक्टिव होना है। अगर आप खुद मना कर देंगे कि हमने आपको चीज़ नहीं देनी जब तक आपने ये चीज़ें SOPs फॉलो नहीं करने, आप यहाँ से जा खुद लोग तो इस तरफ आ जाते हैं। खैर, इंडियन मैसेज आप क्या देना चाहेंगे देखने वाले? ऐसे यही देना चाहूँगा कि हमारी लोकल गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजरों को सपोर्ट करे, मार्केटों में जो बेहंगम ट्रैफिक का दबाव उसके लिए प्लानिंग की जाए, और जो बहुत ज़्यादा हमें मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा आजकल जो हमें पड़ा हुआ वो पार्किंग प्लाज़ों का है कि लाहौर की जो मेन मार्केट्स हैं उनके इर्द गिर्द जो औकाफ की जगह है या रेलवेज़ की जगह है, उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ना प्लाजे तामीर करने के लिए कोई स्कीम लाई जाए, ताकि हम लोग खुद उस पर जो है ना बहुत ज़्यादा वो एफर्ट करके हम प्लाजे बनाने के, क्योंकि अगर जब तक प्लाजे नहीं बनेंगे तब तक हमारे ट्रैफिक का फ़्लो कम नहीं होगा। अंडर पासिस भी ज़रूरत है, लेकिन मार्केटों के अंदर ज़रूरी है कि हमें पार्किंग प्लाजे की इजाज़त दी जाए बनाने की। ठीक है जी, ये ताजरों के मसाइल हैं जिनकी वजह से कारोबार में जहाँ मुश्किलात है, वहीं उनका ये कहना है कि एक शहर का बड़ा मसला है तजावुज़ात, एक पार्किंग, ट्रैफिक, जिसकी वजह से उनके कारोबार बहुत हद तक मुतासर हो रहे हैं, और शहर की हर मार्केट का ये मसला है जिस पर इंतज़ामिया को एक्टिव होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जोड़ेंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको कुछ हेल्दी रहने के टिप्स देने वाले हैं, किस तरह आप हेल्दी रह सकते हैं। हेल्दी रहने का वाहिद एक हल है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अब वो लोग जो कहते हैं जी टाइम निकाल के वो कहीं जा नहीं सकते हैं, जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, या फिर एक्सरसाइज या फिर वॉक के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो हमारे साथ जी हमारे फिटनेस ट्रेनर मौजूद होते हैं जो कि आपको घर एक एक्सरसाइज करने की डिफरेंट टिप्स बताते हैं। तो वो लोग जिनको इशू ये है कि उनकी थाइस बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आज थाइस की एक्सरसाइज उसामा हमारे साथ शेयर करेंगे। जी उसामा, ओवर टू यू। अपनी लेग्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और घर में विदाउट जिम, विदाउट किसी फैंसी इक्विपमेंट के और इन चीज़ों के हम इनको किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं जिम नहीं जा सकता हूँ, मैं कैसे वर्कआउट करूँ, मैं कैसे अपनी लेग्स को ट्रेन करूँ। तो आज आपकी इस मसले का मैं आपको हल जो है वो बेहतरीन हल आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, वो बैठे रहती हैं घर में, ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, या कुछ उनके थाइस के अराउंड ज़्यादा फैट आ जाता है और बहुत ज़्यादा उनकी लेग्स वीक होती हैं, उनको नीज़ के प्रॉब्लम हो जाते हैं, नीज़ के इश्यूज़ हो जाते हैं, वेट ज़्यादा गेन हो जाता है, पुट ऑन हो जाता है। तो वो किस तरीके से अपनी नीज़ को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी टांगों को मजबूत रखें। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे जो नंबर 1 एक्सरसाइज होगी हमारी वो होगी स्क्वाट्स। ठीक है, स्क्वाट्स होता है हमारी जी, ये देखें, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बैठकें भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं। अब इसका जो आपने ख़ास ख्याल रखना है वो है आपका एंगल। इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे एंगल, राइट एंगल पे परफॉर्म करना है, क्योंकि देखें मसल ट्रेनिंग बेसिकली एंगल्स की गेम है। ठीक है, जहाँ पे आपने अपना एंगल ख़राब किया वहाँ समझ लें आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, आपको इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, फ़ायदा आपको कम होगा, नुकसान ज़्यादा। तो एंगल का आपने मेक श्योर करना है कि ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमारी नीज़ भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जो जॉइंट है वो भी, आपके मसल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और आपकी एक्टिविटी डेली रोज़ की जो डेली की एक्टिविटी है उसमें आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, पावर महसूस करेंगे। तो इसकी सबसे बड़ा जो रूल है वो ये है कि जब आपने स्क्वाट परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो जब आप नीचे को जाएंगे, ठीक है, आप नीचे जाएंगे, आपकी जो नीज़ हैं वो एल्बो से आगे नहीं जानी चाहिए। आपकी जो नीज़ हैं, लाइक बाज़ लोग इसको परफॉर्म करते हैं, मैं आपको साइड से इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, बाज़ लोग इसको परफॉर्म करेंगे, वो क्या करेंगे, अपनी जो नीचे जाते हुए जो नीज़ है वो अपने टोज से बहुत ज़्यादा आगे ले जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस। ये देखें, ये इस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, इस तरीके से, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी नीज़ पे बैड इंप्रेशन जो होता है पड़ता है। आपका नीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, नीज़ में पेन, इंजरी हो सकती है आपको। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब आपने नीचे जाना, 90 डिग्री तक नीचे जाएँ। ठीक है, अपना सबसे पहले स्टांस, इसका जो खड़े होने का हमारा स्टाइल है,
ठीक है, जो हमारे शोल्डर जितने वाइड हैं उतने ही हमने अपने टोज़ वाइड रखने हैं, ना कि हमने बहुत ज़्यादा वाइड कर लेने हैं, ये भी टोटली रॉन्ग है। और बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं करने हमने, ये भी टोटली रॉन्ग है। ठीक है, जितने आपके शोल्डर ब्रॉड है उतने आपने अपने जो प्लेसमेंट है वो ले लेनी है। ठीक है, और आपने इसी तरीके से नीचे जाना है, अपने नीज़ का ख्याल रखते हुए कि आपके नीज़ टोज़ से आगे ना जाएं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ईजिली परफॉर्म करें। मैं आपको साइड से भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ, लाइक दिस। ये देखें, अभी मैं नीचे बैठा हूँ, मेरी नीज़ जो है वो मेरे टोज़ से के लेवल पे हैं, पीछे नहीं है ना आगे हैं। इसी तरीके से आप इसको परफॉर्म करें। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है आपकी क्वाड्राइसेप्स के लिए। क्वाड्राइसेप्स हमारे जो लेग्स के थाइस के जो फ्रंट मसल्स हैं, ठीक है, उसे टारगेट करती है ये एक्सरसाइज। और इसके आप 4 सेट्स लगा सकते हैं, 5 सेट भी लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा सेट लगाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। और इसमें आप रेपिटेशन 10 से शुरू कर लें, 10 to 15 तक भी जा सकते हैं, 20 रैप्स तक भी आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 4 to 5 सेट्स लगाएं। ब्रेक लाजमी है इसमें। आपने देखा होगा हल्का सा मेरा सांस चढ़ है जब आप इसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये पावरफुल एक्सरसाइज है। आपका हार्ट तेज़ी से रिस्पॉन्स करेगा, तेज़ी से इसको हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी। तो इसमें आप 1 सेट लगाएं, थोड़ा सा 1 मिनट या 45 सेकंड का ब्रेक लें, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज सेट को परफॉर्म करें। नंबर 1 एक्सरसाइज थी ये हमारी फ्रंट लेग्स मसल्स के लिए। तो अब हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, और वो होगी हमारी लंजेस। ठीक है, जी हाँ, लंजेस बहुत इसमें आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी फैंसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी लेग्स टारगेट हो जाती हैं इसी एक सिंगल एक्सरसाइज में, लाइक दिस। ये देखें, आप शुरू में अपने नीज के ऊपर भी अपने हैंड रख सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने हाथ रखने हैं और आपने नीचे को जाना है। ये देखें, इसमें भी आपने ख्याल रखना है आपकी जो नी है वो टो से बहुत ज़्यादा आगे को एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके लेवल पे रहनी चाहिए। अगली लेग का भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और पिछली का भी, जब आप इसको परफॉर्म कर रहे होंगे। ये देखिए, दिस वे। बहुत इजी, सिंपल और बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। आपका नी जॉइंट इसमें बहुत हेल्दी रहता है। देखें, वेरी इजी एक्सरसाइज, कोई भी इसको कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। आप इजीली इसको परफॉर्म करें। ये देखिए, 1 by 1, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड पे, लाइक दिस। ओके, इसको कहते हैं लंजेस। इसके भी आप 4 सेट करें, 4 to 5 सेट्स। और रैप्स रेंज जो है, रैप्स आप रखें 10 to 15। और ब्रेक जैसे कि मैंने आपको बताया लाजमी है। और अगर आपको बीच में प्यास लगे तो आप पानी भी थोड़ा सा पी सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी होगी 2 लेग्स की एक्सरसाइज। अब हम थर्ड एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको थाइस की बताई, अब मैं आपको बताऊंगा काफ्स की, जो हमारी बॉडी का ये मसल है, काफ्स। ठीक है, इसको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बाज़ लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं जॉगिंग करें, रनिंग करें, उसमें ये ट्रेन होगा। नहीं, आप इसको घर पे रह के, एक इजी एक्सरसाइज है, उससे भी आप इसको ट्रेन कर सकते हैं। बेसिकली ये आपकी बॉडी की बेस है, स्टेबिलिटी है, इस पे आप खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं काफ रेजिस के थ्रू। आपने सिंपल एक जगह पे खड़े हो जाएं, हाथ रख लें सामने, सहारा ले लें थोड़ा सा, और अपने पंजों के ऊपर आपने, जो आपके टोज हैं उसके ऊपर आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है, लाइक दिस। हील्स अपनी ऊपर को लिफ्ट करेंगे आप। ये देखें, ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है सही तरीके से, ये देखें, अपनी हील्स आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट करनी है, पंजों के ऊपर खड़े रह के। सिंपल आप खड़े रह के इसको इस तरीके से लिफ्ट करें। इसके भी आप 5 to 6 सेट्स करें और 10 to 15 रेपिटेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं। इन्हें आप 1 to 2 मंथ करेंगे, उसके बाद आप इसके रिजल्ट्स देखें, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। आपकी टांगों में हैरत अंगेज पावर होगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका चलना फिरना, भागना, सीढ़ियाँ। ये थी जी आज की हमारी टिप। और वो लोग जो कहते हैं कि जी काम करते वक्त वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। जैसे कि हमें उसामा बता रहे थे कि अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप वो जो एक जल्दी बहुत थकावट का शिकार हो जाते हैं, एक्टिव हो जाएंगे
और थकावट जो है वो आपसे दूर भाग जाएगी। सो घर रह के आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। हमने लेनी है एक ब्रेक, ब्रेक के बाद सेगमेंट्स, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करेंगे। सेगमेंट्स में सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के भाव। बाहर मौजूद हैं शाहजेब, उनकी तरफ चलेंगे। जी शाहजेब, बताइएगा सब्जियों की कीमतें क्या हैं आज? जी बिल्कुल, आज शहर में जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो सब्जियों की कीमतें मुकर्रर की गई हैं, उसमें जो आलू की कीमत है वो 26 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्रर की गई है और जो दोयम दर्जे का आलू है वो कम से कम 20 रुपये तक फ़रोख्त किया जाएगा। इसी तरह प्याज की कीमत जो है वो 25 रुपये मुकर्रर की गई है। अव्वल दर्जे का प्याज जो है वो 23 रुपये से 25 रुपये के दरमियान, जबकि जो दीगर दर्जे का प्याज है वो 20 रुपये से 22 रुपये, 16 रुपये से 18 रुपये तक भी सोयम दर्जे का प्याज जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा। अगर बात कर लीजिए टमाटर की तो वो 120 रुपये भी मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जो अव्वल दर्जे का टमाटर है उसकी कीमत 130 रुपये मुकर्रर की गई है। सरकारी रेट के मुताबिक जो लहसुन देसी है उसकी कीमत 225 रुपये मुकर्रर की गई है और इसी तरह जो लहसुन चाइना है वो 345 रुपये का आज शहर में फ़रोख्त किया जाएगा। साग जो है वो 35 रुपये से 37 रुपये तक फ़रोख्त होगा। इसी तरह जो खीरा है वो 50 रुपये का भी फ़रोख्त होगा। अदरक जो चाइना है वो 215 रुपये का आज मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा, जबकि जो दीगर सब्जियां हैं जिनमें मेथी है उसकी कीमत 45 रुपये से 47 रुपये के दरमियान मुकर्रर की गई है। बंद गोभी जो है वो आज 60 रुपये की फ़रोख्त की जाएगी। सब्ज़ मिर्च जो कि है वो 155 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि जो मटर है वो 80 रुपये से 83 रुपये के फ़रोख्त किए जाएंगे। गाजर जो है वो उसके बताता चलूँ कि 32 रुपये जो है उसकी मुकर्रर कीमत की गई है। ये तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक तमाम तर सब्जियों की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं, लेकिन शहर की मार्केटों में अभी भी ऐसे दुकानदार मौजूद हैं जो कि सरकारी रेट लिस्ट से तजावज़ करके 5 या 10 रुपये महंगी अशिया जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कहीं पर तो जो प्राइस कंट्रोल टीमें हैं वो सरकार। जी थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने जान ली, बढ़ते हैं मीट रेट्स की जानिब। ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं। सबसे पहले अगर आप ज़ैनत शॉप पे जाएंगे, बीफ आपको मिलेगा 600 रुपये किलो में और बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं जी यहाँ से 785 रुपये किलो में। मटन पर केजी मिलेगा आपको 1580 और मटन मिन्स 1700 रुपये किलो में। इसके बाद चिकन की रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 208 और इसका बना हुआ गोश्त 302 रुपये किलो में मिलेगा, जो कि आप कंपैरेटिवली देखें तो कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसके बाद आ जाइए एग रेट क्या है। रिटेल प्राइस होती है सबसे पहले हमारे पास, और रिटेल प्राइस के मुताबिक 149 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं, 149 रुपये। और अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए तो होलसेल से 147 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसके बाद जी अगर आप जाएंगे गोरमे पे 146 नहीं जी 148 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। सो ये तो थी हमारी रेट लिस्ट। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।